हेलो। हाँ, अभी ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। मैं अलाउ कर रहा हूँ, अभी इनेबल कर रहा हूँ चैट बॉक्स। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। यूनिट थर्ड का टॉपिक है ये, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। अभी मेरे ख्याल से सभी लोग ने अटेंडेंस दे दिया है। ठीक है, हाँ अभी दे दिया है। अभी मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब आपका जो भी ये नया टॉपिक में अभी हम लोग को स्टार्ट करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल जो आपका बजटिंग था वो हो गया। उसमें जो जितने भी मेथड्स थे, जो भी टेक्निक्स थी, वो हम लोग ने देख लिया है। जो आपके सिलेबस में जितने मेथड्स थे वो हम लोग ने देख लिया। अभी देखो, ऐसे तो मेथड्स और भी हैं, मगर अभी हम लोग के पास क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितनी चीज़ें सिलेबस में है पहले वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। बाद में वैसे खैर टाइम तो नहीं मिलेगा, मगर अगर कुछ बच गया तो फिर वो सब डिस्कस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वाली चीजें जो दूसरे जो मेथड्स जो आपके सिलेबस में है, पहले सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन जब वो फंड रेज करते हैं, फंड के लिए अलग अलग सोर्सेस को यूज करते हैं, तो वो कुछ पार्ट उनका डेट का होता है, उसमें कुछ इक्विटी होता है, कुछ प्रेफरेंस होता है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप among different kind of long term asset, long term capitals, लॉन्ग टर्म कैपिटल्स। ठीक है, जैसे इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, टर्म लोन, जो लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, वो हो गया। ठीक है, डिवेंचर्स हो गए। नॉर्मली अ फर्म रेजेस लॉन्ग टर्म कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ कॉमन शेयर्स, sometimes accompanied by preference shares. The shares capital is often supplemented by debentures. Capital accompanied by preference shares, the share capital is often supplemented by the debenture capital and other long-term borrowed capital. ठीक है, वहाँ पे डेट भी है, वहाँ बोरोड कैपिटल भी है, वहाँ पर इक्विटी भी है, वहाँ प्रेफरेंस भी है। ये सभी को मिलाकर आपका कैपिटल जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है। तो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज दस रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनका, डेट इक्विटी, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर देखिए, दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स। एक तो ओनर्स कैपिटल, जो जो ओनर का एक कैपिटल है, वहाँ पर इक्विटी, प्रेफरेंस। अगर हम लोग शेयर्स की बात करें, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, वो ओनर्स कैपिटल माना जाता है। ठीक है। अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर, मतलब ओनरशिप, इक्विटी के साथ आपके पास ओनरशिप भी आती है, आपके पास वोटिंग राइट्स भी आते हैं। ये चीजें आप लोगों को पता होगी। ठीक है। तो ये ऐसे कैपिटल है जिसको ओनर्स कैपिटल मानते हैं, जैसे चाहे इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, या फिर रिटेन अर्निंग हो गया। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे सोर्सेस के बारे में। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल एंड बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। Among all sources of finance, cost of equity capital is considered to be the highest, as its holder bear the maximum risk of the business. सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं को पास होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। द रेसिडुअल रिमेनिंग आफ्टर पेइंग क्लेम्स for all of all the other investors belongs to equity shareholders.
प्रेफरेंस आप लोग को आइडिया है ही, प्रेफरेंस का भी आइडिया है। दोज shares which carry following preferential rights are termed as preference shares. The preferential right as to the payment of dividend during the lifetime of a company। ठीक है, पहले इनको डिविडेंड पे किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। और a preferential right as to the return of capital when company is wound up। मतलब जब कंपनी खत्म हो रही है तभी भी आप पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही पे करते हो, उसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो दीज शेयर कैरी अ राइट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट प्रायर टू द डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। रिटेन अर्निंग की भी बात कर चुके हैं, मतलब जो पार्ट जो है डिविडेंड का एक पार्ट जो आप ऑर्गेनाइजेशन उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रख लेते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, वो उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दिया वो पार्ट बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, बोरोड कैपिटल, देखो ओनर्स कैपिटल हो गया, ये पहले हो गया जहाँ पे तीन चीजें थी, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग। और बोरोड कैपिटल में डिवेंचर्स और टर्म लोन। ठीक है, a debenture is a acknowledgement of debt or loan raised by the a company has to pay interest to debenture holders at an agreed rate under contractual obligation। टर्म लोन आप लोग को पता है, टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन आर द लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 or more years। टर्म लोन मे बी मॉर्गेज्ड और सिंपल। ठीक है, मॉर्गेज्ड भी हो सकता है टर्म लोन, या सिंपल टर्म लोन हो सकता है। ठीक है, हर तरह के टर्म लोन हो सकते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक कंपनी के बोरोड कैपिटल है। ठीक है, अभी ये तो आपका हो गया कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था बताने को, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देयर आर 4 मेजर अप्रोचेस ऑफ थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, यहाँ पर ये 4 थ्योरीज हैं जो क्या बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब वो आपका डेट, इक्विटी, ठीक है, रिटेन अर्निंग, वो प्रेफरेंस, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। उसका रिलेशनशिप किससे? रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी आपको पता है, और वैल्यू ऑफ फर्म, ये तीनों चीजों में क्या रिलेशनशिप है? मतलब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस किया जाए, आपको डेट को इंक्रीज किया जाए, इक्विटी को या फिर डिक्रीज किया जाए, या इक्विटी को इंक्रीज किया जाए, डेट को डिक्रीज किया जाए, तो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या पड़ रहा है, आपके फर्म की वैल्यू में क्या पड़ रहा है। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है इन थ्योरीज में, चाहे वो नेट इनकम, सब देखो अलग अलग थ्योरीज अलग अलग लोगों ने डेवलप किया हुआ है, अलग अलग अप्रोच है, बात एक ही करेंगे, वो इनकी रिलेशनशिप बताएंगे। किसी किसी ने कोई दूसरा मॉडल बनाया, किसी किसी का अप्रोच कुछ दूसरा था, किसी का दूसरा था, मगर सब तीनों मतलब चारों जो थ्योरीज हैं उसमें बात यही की गई है, रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म, लेकिन तरीका सबका अलग होगा। ठीक है, इसमें आपका 4 मेथड है, नेट इनकम मेथड है, नेट एनआई अप्रोच, एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। सबसे इंपॉर्टेंट है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ठीक है, तो क्वेश्चंस वैसे सभी से पूछे जा सकते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच। बहुत आसान सी थ्योरी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, दिस अप्रोच has been suggested by Durant। According to this approach, capital structure decision is relevant to the valuation of the firm। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लाइन तो ये बोल रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन होता है, मतलब कि आपको कितना इक्विटी रखना है, कितना डेट रखना है, उसमें कितना प्रेफरेंस होगा, किसमें उसमें कितना रिटेन अर्निंग होगा, वो डिसीजन आप दैट डिसीजन इज रेलेवेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ फर्म। वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, किसके लिए? फर्म की वैल्यू के लिए।
ठीक है। In other word, a change in capital structure causes a change in the capital structure causes a corresponding change in overall cost of capital as well as total value of the firm. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो भी चेंजेस होते हैं अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो उस चेंज के होने से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वैल्यू ऑफ फर्म पर भी फर्क पड़ता है, वहां भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये है थ्योरी, नेट इनकम थ्योरी यही है। मतलब अगर मैं डेट को कम करूंगा, इक्विटी को ज्यादा करूँ इंक्रीज करूंगा, या इक्विटी इंक्रीज करूंगा, डेट डिक्रीज करूंगा, वो कोई भी वहां पर मॉडिफिकेशन चेंजेस होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उसका इम्पैक्ट आपको उसी तरह से उसका इम्पैक्ट आपको इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और आपके वैल्यू ऑफ फर्म की वैल्यू में वो चीजें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, एजम्पशंस क्या है इस अप्रोच के? एजम्पशंस ऑफ नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग थ्री एजम्पशंस। पहला जो एजम्पशन है वो है देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो ये कॉर्पोरेट टैक्सेस को कंसीडर नहीं करते अपनी थ्योरी में, पहली चीज। दूसरी चीज, द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये मान के ये चलते हैं कि भाई जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होगा। ठीक है, ये इस थ्योरी पे चल रहा है, ये मान के चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कम होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज, ये टर्म आप लोग याद कर लीजिए। कॉस्ट, कहीं कहीं पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी लिखा जाता है, बोला जाता है। और फिर आगे देखते हैं, द डेट कंटेंट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ये बोल रहे हैं कि अगर डेट कंटेंट ज्यादा है या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्वेस्टर के ऊपर, वो उनका परसेप्शन चेंज नहीं होता डेट कंटेंट ज्यादा या कम होने पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेट पोर्शन ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर पर नहीं पड़ता, वो डिसीजन उसको ध्यान में रखकर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन एजम्पशंस हैं इस एनआई अप्रोच के। ठीक है, मगर नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली हम लोग देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स भी होगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका हमेशा ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ डेट आपका कम ही होगा। ठीक है, या फिर अगर मैं डेट की बात करूं तो उसका बिल्कुल फर्क पड़ता है। ठीक है, मगर ये तीन एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे ये थ्योरी डेवलप की गई है। ठीक है, ये इस थ्योरी के कुछ हम लोग बोल सकते हैं जो है फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने के फॉर्मूला है, या फिर जो है ये टेक्निक है, ये तरीका है जिसके जैसे हम लोग जिसकी हेल्प से हम लोग फर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एनआई अप्रोच कैन बी असर्टेन्ड एज फॉलोज। कैसे असर्टेन की जा सकती है? एस प्लस बी, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, बस हमें क्या करना है, फर्म की वैल्यू निकालने के लिए हमको मार्केट वैल्यू निकालना है इक्विटी की, और डेट की मार्केट वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर देना है, वही हमारे फर्म की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैसे निकाली जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैन बी असर्टेन एज फॉलोज। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, एनआई। एनआई से मतलब है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय के ई, यानी कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इससे हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही इस अप्रोच में ये दो तरीके हैं जिससे आप एक फर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप मार्केट वैल्यू, इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कि मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, जैसे कि यहाँ पर आपकी थ्योरी क्या है, अगर कोई कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल
पर पड़ता है, ठीक है, या फिर फर्म की वैल्यू पर पड़ता है, तो वही उसको उस थ्योरी को देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। आपसे फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल सकता है, आपसे जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं कि आप बताइए कि एनआई अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू, फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग एन एनुअल ईबीआईटी, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग एन एनुअल ईबीआईटी ऑफ रुपीज 1 लाख, द कंपनी हैज 4 लाख इन 10% डिवेंचर्स। तो जो कंपनी के पास जो डिवेंचर्स हैं जिसपे उनको इंटरेस्ट 10% पे करना पड़ रहा है, टोटल वो डिवेंचर्स की वैल्यू है 4 लाख, 4 लाख रुपए। और ईबीआईटी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है नेक्स्ट ईयर के लिए 1 लाख रुपए। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्होंने दे दिया है जो कि है 12.5%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, एक सेकेंड, you are required to calculate the value of firm, also state overall cost of capital। ठीक है, तो आपको पहले वैल्यू ऑफ फर्म आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्म की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, यहाँ पर देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो पहले आपको ये दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। डेट की वैल्यू आपकी दी गई है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझे पता करना है। डेट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ईबीआईटी आपका अच्छा दूसरा चीज क्या है, दूसरा भी देख लेते हैं। तो डेट की वैल्यू तो मेरे पास है, मुझे इक्विटी की वैल्यू निकालनी है। इक्विटी के लिए क्या फॉर्मूला है, एनआई, यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, ये है फॉर्मूला आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे अर्निंग निकालनी है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो उसके लिए पहले ईबीआईटी आपका है जो अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसको देखते हैं। ईबीआईटी आपका है 1 लाख रुपए, इसमें से इंटरेस्ट पहले मैं माइनस करूंगा, क्योंकि आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जो भी अर्निंग जो भी रिटर्न होता है, आप किसको पे करते हो, डिवेंचर होल्डर्स को। डेट, जो डेट है उसके लिए आप जो इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है, उसके बाद इक्विटी होल्डर्स, इक्विटी जो शेयर होल्डर है, जो उसमें से बचता है वो सारा जाता है ना। पहले आप एक जो डेट है पोर्शन है, जो डिवेंचर होल्डर्स है उनको पे करेंगे, फिर प्रेफरेंस को पे करेंगे, लास्ट में फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है ना। तो इसीलिए मैंने जो भी अर्निंग था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से पहले मैंने माइनस किया इंटरेस्ट वाला पार्ट, 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज, जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि द कंपनी हैज 4 लाख इन 10% डिवेंचर। ठीक है, 4 लाख रुपए के डिवेंचर है जहाँ पे इंटरेस्ट 10% है, यानी कि 10% ऑफ 4 लाख, यानी कि 40,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है इसको। तो ये माइनस किया, बचा कितना, 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। 60,000, अभी ये जो 60,000 है ये किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी प्रेफरेंस तो यहाँ पर है नहीं, मैंने डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया, उनको इंटरेस्ट दे दिया। अभी बाकी जो बचा है किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 60,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें जो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का अभी मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपकी दी गई है क्वेश्चन में 12.5%। तो अभी क्या करना है, 60,000 जो अर्निंग अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय 12.5, यानी कि कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100 करना है। ठीक है, इनटू 100 बिल्कुल करना ही करना है, तभी आपको पूरी वैल्यू दिखाई पड़ेगी। तो इनटू 100, ये आपका आ जाएगा वैल्यू 4,80,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 4,80,000।
ठीक है। तो यहाँ पर ये 4,80,000 रुपए ये आपका आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है। अभी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपके पास है 4 लाख रुपए, वो आपको पहले से पता है। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा 8,80,000, 8,80,000 रुपए। ये वैल्यू आ गई फर्म की। ठीक है। अभी अगर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, तो उसके लिए क्या करना है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 8,80,000 इंटू 100, यानी कि 11.36%। ये आपका ओवरऑल कैश कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके फर्म की वैल्यू आ गई, आपके आपका जो भी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। In order to examine effect of change in debt equity mix in capital structure of firm, let us consider following illustration। ठीक है, अभी हम लोग जो अगला इलस्ट्रेशन देखेंगे वहां पर इसी क्वेश्चन में हम लोग अभी क्या करेंगे, जैसे कि हमारा एनआई अप्रोच में बताया गया है कि भाई अगर कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू में पड़ता है। ठीक है, तो उसका देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो अगले क्वेश्चन में है सेम, लेकिन वहां पर हम लोग ने कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है। इसी तरह सारी जो भी थ्योरीज है इसमें इसी तरह से थ्योरीज दी गई है सबके लिए। आपको जब हर एक थ्योरी में जब आपको फर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसका एक अलग तरीका है। ठीक है। तो वो उस अगर आपसे एनआई अप्रोच के लिए से बोला जा रहा है तो आप ये इस तरीके से आप फर्म की वैल्यू निकालेंगे। आपका एनओआई अप्रोच से कहा जाएगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, अलग तरीका है जिससे आपको फर्म की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या किया गया है देखते हैं। एक्स लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग एन एनुअल ईबीआईटी इज 1 लाख। अच्छा, ईबीआईटी उतना ही है। द कंपनी हैज 4 lakh in 10% debentures. The equity capitalization rate is 12.5%. यहाँ तक तो सेम है। The company decide to raise 1 lakh by issue of 10% debentures. यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 1 लाख के डिबेंचर और इशू कर दिए, यानी कि अभी मेरा जो डिबेंचर है वो 5 लाख रुपए का हो गया। ठीक है, तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बदल गया, चेंज हो गया। तो अभी देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। एंड यूज प्रोसीड देयर ऑफ टू रिडीम इक्विटी शेयर्स। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो आपको अभी इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, और उनको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपका जाएगा किधर, वो होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। ठीक है, वो अमाउंट कम हो जाएगा अभी क्योंकि आपने डेट का पोर्शन बढ़ा दिया। तो वही चीज यहाँ पर देखिए हुआ है। ए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी 1 लाख रुपीज लेस क्या क्या है, 50,000 रुपए अभी माइनस कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में 40,000 किया था क्योंकि 4 लाख टोटल डिवेंचर्स थे। अभी यहाँ पे 5 लाख हो गए डिवेंचर्स क्योंकि 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स और इशू कर दिए कंपनी ने। तो इस वजह से अभी इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 50,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और 50,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो अभी आपका अर्निंग जो अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो है 50,000 रुपीज। अभी सेम वही तरीके से अभी मुझे मार्केट वैल्यू निकालना होगा इक्विटी के। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होगा वही चीज, फॉर्मूला एन आई, यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाई के ई, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 100। ठीक है, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 12.5% इंटू 100, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाया गया इस तरह से समझ सकते हैं। जो 50,000 रुपए बचा है वो किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा हुआ है। ठीक है, वो मुझे उनको देना है। और जो
जो अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट की बात करूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूं, वो है 12.5%। ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है। 50,000 रुपए मुझे पे करना है और जो कॉस्ट है इक्विटी की वो 12.5%। ठीक है, मतलब वो रुपीस में है, इधर परसेंटेज में बताया गया है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमने क्या फॉर्मूले में वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि अगर जो है 12.5% 50,000 रुपए हैं तो 100% कितना होगा। ठीक है, यही काम तो किया है फॉर्मूले में। अगर 12.5% 50,000 रुपीज है तो 100% 12 तो 100% क्या होगा, ये इससे हम मुझे कैप जो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पता चल गया। 12.5% तो मेरी कॉस्ट है, लेकिन अगर इक्विटी की वैल्यू देखें तो वो तो 100% है ना। इक्विटी की कॉस्ट 12.5 है और इक्विटी की वैल्यू तो 100 है, तो 100% आपका इक्विटी यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो 4 लाख रुपए। तो इस तरह से अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी का वो 4 लाख रुपए आ गया। ठीक है, अभी जो डेट का है वो तो 5 लाख है ही। तो इधर 4 लाख है, इधर 5 लाख है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 4 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 5 लाख, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 9 लाख। तो यहाँ पर कितनी थी वैल्यू, 8,80,000। इधर जो है आपने डेट को बढ़ा दिया, इसकी वजह से फर्म की वैल्यू भी बढ़ गई। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने बताया था ना assumption, कि भाई यहाँ ये मान के चलते हैं कि अगर डिवेंचर्स यानी डेट का प्रोपोर्शन में कुछ चेंजेस करते हैं, उसका इन्वेस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो एक चीज है, वो ये मान के चल रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर इनके जो वैल्यू है फर्म की वो इधर बढ़ गई। जितना आपका डेट बढ़ा, जैसे डेट बढ़ा वैसे ही आपका जो है फर्म की वैल्यू भी बढ़ गई, मगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मानते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होती है। ठीक है, यही तो मानते हैं, यही एजम्पशन था एक, कि कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। तो जैसे ही मैंने डिवेंचर्स इंक्रीज किए, अभी मैंने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले था 11.36%। एक सेकंड, हाँ पहले था 11.36%। अभी वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो मुझे दिख रहा है 11.1%, जब मैंने डेट प्रोपोर्शन बढ़ा दिया। तो सारे एजम्पशंस इधर मुझे दिख रहा है। ठीक है, जो एजम्पशंस मैंने बनाए थे। तो ठीक है, तो ये एनआई अप्रोच पूरी तरीके से मेरे ख्याल से जो है दोनों एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो भी अजम्पशंस थे या जो भी थ्योरी थी, उन्होंने क्या बोला है कि भाई जैसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कुछ चेंजेस करते हैं, उसका इम्पैक्ट आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू में देखने को मिलता है। आपका कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। ठीक है, तो ये सारे थ्योरीज थी जो इधर मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो the above table shows that rising of additional debt had increased the total value of firm and reduced the overall cost of capital structure. ठीक है, इसी तरह सिमिलरली द वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच विल गेट डिक्रीज्ड in case the amount of debt is decreased by issuing additional equity shares. अभी यही मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंक्रीज कर दिया होता तो क्या होता, मेरा डेट का प्रोपोर्शन कम हो गया होता। ठीक है, तो डेट का प्रोपोर्शन कम हो गया होता यानी मेरी कॉस्ट बढ़ गई थी, कॉस्ट ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई होती और उसका इम्पैक्ट मेरे वैल्यू फर्म की वैल्यू पे दिखता, वो भी वैल्यू कम हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि आप डेट डेट को जितना इंक्रीज करोगे उतनी वैल्यू कंपनी की बढ़ेगी। आप डेट को अगर डिक्रीज करोगे, इक्विटी को बढ़ाओगे तो उतनी वैल्यू कंपनी की कम। ठीक है, thus according to an I approach, net income approach, the firm can increase or decrease its total value or decrease or increase its overall cost of capital by increasing or decreasing the debt content or the degree of leverage in its capital structure. An increase in the value of firm would result in increase in the market value of its share and vice versa. ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी ये थ्योरी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे।
इस थियोरी में कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। वरना फिर ये अगला जो क्वेश्चन है इसको करने की कोशिश करिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे बस, इस थ्योरी में 2 क्वेश्चन करेंगे, सफिशिएंट है इतने। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो फॉर्म की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अच्छा अभी मैं एक बार फिर से चैट और आपका चैट को अभी मैंने इनेबल किया हुआ है, अगर जिसका कोई अटेंडेंस छूटा हो वो दे सकता है, और जिसको कुछ प्रॉब्लम है अपने आप को अनम्यूट करके प्रॉब्लम बता सकता है। ठीक है, वो दोनों चीजें मैंने अलाउ कर दिया। बताइए अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है। वरना ये क्वेश्चन करने करिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है, टू फर्म्स एल एंड यू आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट द डेट इक्विटी मिक्स। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। Two firms L and U are identical in all respect except for the debt equity mix from the L from L has issued 12% debenture of rupees 15 lakh from अच्छा फर्म फ्रॉम नहीं है, ये फर्म है, FIRM। ठीक है, फर्म L has issued 12% debenture of rupees 15 lakh firm U has no debt। ठीक है, जो फर्म L है इनके पास जो डेट है वो 15 लाख रुपीस का है 12% इंटरेस्ट से, और फर्म U के पास कोई भी डेट नहीं है। बोथ L and U earn 30% before interest and taxes on their asset of rupees 20 lakh। Their tax rate is 50% and equity capitalization rate is 20%. Compute value of firm using net income approach। ठीक है, इसको करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर इनको दोनों 30% अर्न करते हैं। 30% अर्न करते हैं ना, बोथ एल एंड यू अर्न 30% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन देयर टोटल असेट ऑफ 20 लाख। तो इनका ईबीआईटी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 30% ऑफ 20 लाख। ठीक है, 30% ऑफ 20 लाख, तो यानी कि 6 लाख रुपए दोनों लोग अर्न कर रहे हैं। दोनों लोगों का ईबीआईटी है 6 लाख रुपीज, चाहे फॉर्म एल हो या यू हो, दोनों का बराबर ही है। मगर यहाँ पे जो फर्म एल है इनके पास डिवेंचर्स भी है। यू के पास कोई भी डिवेंचर्स नहीं है, मगर एल के पास डिवेंचर्स है। कितने? 15 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, जिस पर इनको इंटरेस्ट पे करना होता है। कितना? 12%। तो लेस कर दिया फर्म एल, जो फर्म जो एल है वहां से मैंने क्या किया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट अमाउंट को माइनस कर दिया। 12% ऑफ 15 लाख, 1,80,000 रुपए माइनस कर दिया। अभी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितना है? फर्म एल का 4,20,000, फर्म यू का 6 लाख, 6 लाख रुपए। ठीक है, देखिए कई कई क्वेश्चन में कभी भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया गया था कहीं पर। ठीक है, अगर टैक्स रेट नहीं दिया गया है तो जो है आपको कुछ नहीं करना है। अगर टैक्स रेट दे दिया है तो आप उसको वहां पे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, लेस कर दिया गया टैक्स। टैक्स रेट क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है तो आपने माइनस कर दिया। और उसके बाद जो अर्निंग आ गया फॉर इक्विटी होल्डर्स, वो आ गया आपका फर्म एल में 2,10,000, फर्म यू में 3 लाख रुपए। ठीक है,
अभी क्या करना है, वही सेम चीजें, सेम वैसे ही जब आपके पास अर्निंग आ गया आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, जो अर्निंग है, अर्निंग फॉर इक्विटी, इक्विटी होल्डर्स, वो आपको पता है, आपको इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट पता है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए दिया गया इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 20% दिया गया है। यहाँ पे देखिए द टैक्स रेट इज 50% एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%। तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी पता है, अभी आपको क्या करना है, फॉर्मूले पे रख देना है बस वही। अ, आपको दोनों फर्म का, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100, ठीक है। ऐसा करने पे फर्म एल के जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होगा वो 10,50,000, फर्म यू की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है 15 लाख, 15 लाख रुपए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और डेट में देखिए, डेट में इधर आपका दिया ही गया है, फर्म एल में है 15 लाख रुपए और यू में कोई भी डेट नहीं है। दोनों को ऐड किया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दोनों को ऐड किया, इस तरह से आपके फर्म की वैल्यू आ गई, ठीक है। फर्म की वैल्यू, फर्म एल की वैल्यू है 25,50,000, फर्म यू की वैल्यू है 15 लाख, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे इस फर्म की वैल्यू कैलकुलेट की गई है अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। और अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम लोग अगला टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर सकते, मगर आप इसमें देखिए कैलकुलेशन में देखिए कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए।